हेलो एवरीवन। चैप्टर वाइज ऑब्जर्वेशन बेस्ड पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से पार्ट 1 में आपने देखा होगा हमने कुछ चैप्टर कवर किए, जिसमें आपका ऑर्गेनिक था, सल्फ्यूरिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड था और अमोनिया था। अमोनिया में ऑब्जर्वेशन थोड़े ज्यादा हैं, तो जिसकी वजह से हमें उसको थोड़ा दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ा था, क्योंकि एक संग बना देते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप भी बोर हो जाते, हम भी बोर हो जाते, आप पढ़ते भी नहीं, आधा पढ़ते आधा छोड़ देते। तो आपने देखा होगा हम अपने हर वीडियो में मेंशन करते हैं कि आप चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जब उन छोटे छोटे पार्ट्स में आप चैप्टर को डिवाइड करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपका भी इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आपने मान लो आधा घंटा दिया और आधा घंटा फुल फोकस होके दे दिया तो वो ज्यादा यूजफुल है। आपने क्या किया, 2 घंटे पूरा चैप्टर पढ़ा, पता चला हम एक आधा किसी ने क्वेश्चन पूछा वो नहीं बता पाए, तो वो चीज सही नहीं होती है। तो हमेशा आप याद रखो, कोई भी सब्जेक्ट लो, उस सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उसके बाद जब सारे पार्ट्स हो जाएं उनको फिर आपस में इंटरलेट करो। आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो बहुत सारे चैप्टर जो है हमने 6 7 7 उसमें कवर किए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। तो बेसिक पर्पस यही है कि आपकी तैयारी हो जाए अच्छी सी। तो हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने अमोनिया चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर्स पे आएंगे। तो अब हमें सीरियल तो नहीं याद है कि कहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो हम इसको 1 नंबर ही डालते हैं। क्वेश्चन है आपका मॉइस्ट लिटमस पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन द जार ऑफ अमोनिया गैस। अब आप एक चीज यहां पर ध्यान से देखो, नॉर्मली क्या होता है कि यहां पर लिटमस का ओरिजिनल कलर दिया होता है, तो वो तो थोड़ा आसान पड़ जाता है कि आपने ओरिजिनल लिया तो आपको मालूम है कि भैया ब्लू लिटमस है तो वो रेड हो जाएगा, रेड लिटमस है तो वो ब्लू हो जाएगा। जैसे इस केस में अमोनिया बेसिक गैस है, वो क्या करेगी, रेड लिटमस को ब्लू करेगी, तो यहां पे रेड लिटमस नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे में जब आपका लिटमस पेपर का इनिशियल कलर ना दे रखा हो तो आपको क्या करना है, तो आपको ओरिजिनल कलर भी लिखना है और जो लिटमस का कलर चेंज होगा वो भी लिखना है। तो इसके आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, इसके आंसर में हमारा होगा कि रेड लिटमस। अब वो पेपर है तो पेपर भी मेंशन करेंगे, पेपर टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। तो ये हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन और हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने लिया यहां पर कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया मिक्स्ड विद अब आप देखो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया मींस NH4OH। तो आपको ध्यान रखना है कि हम यहां पर जिंक सल्फेट, हम यहां पर क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया हम यहां पे लिख दें, आपको एक बार रिमाइंड करा दें फिर से कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया का मतलब हुआ आपका अमोनिया का वाटर में सोल्यूशन, दैट इज जो आपका होगा NH4OH। अब NH4OH आ गया, आपके दिमाग में तुरंत आया, अरे यार ये तो जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। हाँ वहां भी है, लेकिन यहां भी क्योंकि अमोनिया का एक्वा सोल्यूशन ले रहे हैं, चैप्टर हमारा अमोनिया है, तो अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही लेके हम चल सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या होगा कि अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो याद रखो टेबल, तो क्या होगा यहां पे, व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड। अब व्हाइट पीपीटी है तो हम उसको along with solubility लिखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या होता है कि दिस इज soluble in excess and changes into
चेंजेस इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। अब ये भी आप ध्यान रखो, हमने आपको पहले भी बताया था कलरलेस सॉल्यूशन कि कोई भी प्रेसिपिटेट अगर सॉल्युबल हो जा रहा है तो वो सॉल्युबल होने के बाद आपका क्या करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो जो भी आपका कलर हो रहा होगा, वेदर इट इज कलरलेस और इंकी ब्लू या जो भी हो रहा हो, वो उसको आप along with solution लिखोगे। फिर हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं। अब इस थर्ड पार्ट पे जरा ध्यान रखिएगा आप, ये है आपका when warm water is added to magnesium नाइट्राइड। अब आप देखो ये क्या किया उन्होंने, हमने इसीलिए कहा था अमोनिया में ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। मैग्नीशियम नाइट्राइड मींस मेटालिक नाइट्राइड प्लस वार्म वाटर गिव्स अमोनिया गैस। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया, अच्छा वार्म वाटर विद मेटालिक नाइट्राइड अमोनिया गैस निकलेगी, एंड अमोनिया गैस इज ऑब्जर्व बाय इस पंजेंट स्मेल। तो यहां पर आपका क्या होगा कि पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व्ड। भाई गैस है तो वो इवॉल्व होगी, पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व्ड। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा सेम यही चीज आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड हो सकता है, ऑब्जर्वेशन सेम होगा, या आपका जितने भी आपके नाइट्राइड थे सिलेबस में, कैल्शियम नाइट्राइड या आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो लेंथ बढ़ाने से अच्छा इसको आप इसी में वो कर लो, इंक्लूड कर लो कि metallic nitride with warm water gives ammonia gas and ammonia gas is characterized by pungent smell. तो its observation is pungent smell gas evolved. अब ये वाला चीज आप ध्यान से देखना यहां पे क्या है कि warm water is added to, देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन इसका सेम, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को हम साथ में लिख रहे हैं। warm water is added to कंपाउंड, ये कई बार पूछा गया है, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम। अब आप देखो भाई, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम रिएक्शन करेंगे, आपका क्या बनाएगा, Mg3N2। अब देखो सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया नहीं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इन्होंने ट्विस्ट कर दी। तो यहां भी आपका क्या होगा कि पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व्ड। ये भी आपका लैब प्रिपरेशन से निकल आया, विद रेफरेंस टू लैब प्रिपरेशन उसमें पूछा जा सकता है, या इंडिविजुअल ये आपका ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाइड्रोक्साइड केमिस्ट्री में यही तो प्रॉब्लम है, एक भी स्पेलिंग गलत होने से कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम सल्फेट। अब देखो भाई, अमोनियम सल्फेट मींस अमोनियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड alkali with ammonium salt, they also give ammonia gas which you have learnt in lab preparation of ammonia। तो यहां भी इसका क्या चीज हो गया, ऑब्जर्वेशन की। अरे आपने कहा अरे सर ये तो अमोनिया की लैब प्रिपरेशन है, हमने कहा वेरी गुड, तो क्या होगा, पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व्ड, पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व्ड। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन हो गए अमोनिया पर बेस्ड कुछ। अब आप सुनो, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, यहां पर कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो सकता है। तो आपको गड़बड़ नहीं करनी है, आपको अपना आंसर वही लिखना है, पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व्ड, क्योंकि क्या हुआ कि ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आपके दोनों लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पर बेस्ड हैं। बस ये चीजें भाई मालूम होती हैं, लेकिन अगर कोई ध्यान दिला देता है तो वो चीज और पक्की हो जाती है। तो ये हम लोग का हो गया
तो ये हम लोगों ने देखा कि अमोनिया से रिलेटेड कुछ, तो अब ये अमोनिया वाला पोर्शन हमारा ऑब्जर्वेशन वाइज कंप्लीट हो गया। अब अमोनिया के बाद बारी आती है हमारा HCl की, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं और हमने थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया था। मींस पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ली थी, तो वहां पर ऑर्गेनिक, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर अमोनिया, और उसके बाद अब चैप्टर आता है आपका HCl। HCl के ऑब्जर्वेशन भी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम अब यहां पर लेंगे हाइड्रोजन चैप्टर ले रहे हैं हम लोग, चैप्टर ले रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, चैप्टर लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस हाइड्रोजन क्लोराइड पर काफी सारे ऑब्जर्वेशन तो आपको वही मिल जाएंगे जो आपने अमोनिया में देखे थे, बस उसके उल्टे होते हैं। भाई देखो, HCl को अमोनिया में पास कराएंगे डेंस व्हाइट फ्यूम्स, अमोनिया को HCl में पास कराएंगे डेंस व्हाइट फ्यूम्स, तो काफी क्वेश्चन कॉमन है। तो अब यहां पर सबसे पहला हमने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने HCl में भी इसको काफी इंफेसाइज किया था जब HCl चैप्टर हमने वो किया था, और वो आपका पहला ऑब्जर्वेशन होता है कि कॉन्क HCl इज एडेड टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब हमने उस समय भी मेंशन किया था कि कॉन्क HCl की कोई भी इक्वेशन आपकी सिलेबस में नहीं एक्सेप्ट MnO2 के संग, जो आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है। तो अब यहां पर क्या होता है, कॉन्क HCl जब मैंगनीज डाइऑक्साइड में डालते हैं तो हम लोग देखते थे सॉल्ट बनता था, वाटर बनता था और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती थी। आपने कहा अरे सर फिर तो क्लोरीन गैस आ रही है, तो हम अपना ऑब्जर्वेशन लिखेंगे ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस, हम कहेंगे वेरी गुड। तो ये क्या हो गया आपका ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। अब एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी गैस होगी तो हम वहां पर ऑब्जर्वेशन में इवॉल्व टर्म लगाएंगे। तो ये हम लोग का पहला ऑब्जर्वेशन हो गया कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज एडेड टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब हम अपने दूसरे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, जहां पर हमने लिया कि डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे HCl के टेस्ट भी हैं। अब सिल्वर नाइट्रेट, डाइल्यूट HCl, AgCl फॉर्म होगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे अपने आंसर में, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, व्हाइट PPT फॉर्म्ड। लेकिन अब यहां पर एक छोटी सी गलती हो जाती है कि बच्चा यहां पर वो चीज नहीं करता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं लिखता है। तो यहां पर क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म विच इज soluble in NH4OH, soluble in NH4OH, but insoluble in dilute HNO3, insoluble in dilute HNO3। बेटा ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है कि हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट जब सिल्वर नाइट्रेट वाले के संग, बेरियम वगैरह में आपने व्हाइट PPT लिख दिया चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को AgCl में मिलाएंगे तो हमारा जो व्हाइट PPT बनेगा वो NH4OH में तो सॉल्युबल होगा, लेकिन वो डाइल्यूट HNO3 में इनसॉल्युबल होगा। अब आप तीसरे ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। अब आप तीसरे वाले में आप देख लो, कुछ मत करना, सीधे सीधे आपका क्या दिया हुआ है कि डाइल्यूट HCl इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। अब इसमें कुछ नहीं करना है आप, क्योंकि PbCl2 फॉर्म होगा, आप सीधे सीधे लिख दो यहां पर व्हाइट PPT फॉर्म्ड, व्हाइट PPT फॉर्म्ड। अब हम आपको बार बार ये चीज बोलते हैं कि जो आप PPT वगैरह का लिखना तो उनके संग किस कंपाउंड का है वो आप नहीं भी मेंशन करोगे चलेगा, व्हाइट PPT फॉर्म्ड। अब व्हाइट PPT यहां PbCl2 बनना है, जो कि आपने मतलब ये यहां नहीं भी लिखोगे आपका चल जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है अ क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, उसका आंसर होता है लेड क्लोराइड। तो जहां जहां भी लेड क्लोराइड आए, अगर आप उसको मालूम है कि यहां पे लेड क्लोराइड बनना है, आप ये लिख दो सॉल्युबल इन, तो आपका वो एक नंबर वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो व्हाइट PPT फॉर्म्ड which is
which is insoluble in hot water, सॉरी which is soluble in hot water, यानी कि ये वो हॉट वाटर में soluble होता है। तो ये आपका वो एक नंबर वाला क्वेश्चन भी तैयार हो गया जो नेम द फॉलोइंग में आता है कि अ क्लोराइड विच इज soluble in hot water। तो आपका होगा, वैसे तो ये इनसॉल्युबल होता है लेकिन हॉट वाटर कर देंगे, हॉट कंपलसरी है यहां पे, हॉट कर देंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। अब हम अपने चौथे ऑब्जर्वेशन पर आते हैं। चौथा ऑब्जर्वेशन देखते ही आप समझ जाओगे कि वो हमारी एसिड की जनरल प्रॉपर्टी पर है। क्वेश्चन क्या है आपका कि डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक। अब मानी बात है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिसका ऑब्जर्वेशन हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इफ product is hydrogen gas, whatever it may be the method of preparation, if product is hydrogen gas, always write observation as brisk effervescence। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका brisk effervescence of hydrogen gas। नहीं भी लिखोगे आप चल जाए, केवल brisk effervescence या bubbles of hydrogen gas evolved, ये भी आपका चल जाता है। अब यहां पे आ गया नेक्स्ट, dilute HCl is added to sodium सल्फाइड। आप देखो ना काफी सारे ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो चैप्टर में कॉमन है। एसिड वाले में आप लोग एसिड की किसी भी सल्फाइड के संग आपका मालूम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी विच हैज कैरेक्टराइज रॉटन एग स्मेल। तो यहां क्या हो जाएगा आपका रॉटन एग स्मेल गैस इवॉल्व्ड। अब गैस है तो हम इवॉल्व टर्म लिखेंगे, ये रॉटन एग स्मेल गैस इवॉल्व हो गई। अब ये शुरुआत का हम कुछ हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं आराम से। अब यहां पर बात आती है कि आपका एक ऑब्जर्वेशन HCl का ऐसा है जो है HCl की फिजिकल प्रॉपर्टी पर। हम लोगों ने एक लैब प्रिपरेशन के तुरंत बाद मेरा एक वीडियो था कि HCl गैस इज हैवियर देन एयर, और उसके संग हमने बैक सेक्शन का वो दिया था। तो वहां पर HCl गैस इज हैवियर देन एयर में बच्चा दिमाग नहीं दौड़ा पाता है कि ये चीज ऑब्जर्वेशन में आ सकती है। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक बर्निंग कैंडल ली थी, उसके ऊपर एक जार पोर कर दिया था विच इज फिल्ड विद HCl। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विशेस, ये चीज ऑब्जर्वेशन में पूछी गई है। तो यहां पर आपका नेक्स्ट क्या हो गया कि अ जार फिल्ड विद HCl gas, a jar filled with HCl gas is poured over another jar containing burning candle। अब मानी बात है कि हम लोगों ने उस ऑब्जर्वेशन में देखा था हाइड्रोजन गैस इज हैवियर देन एयर, जिसकी वजह से एयर ऊपर जाती थी और वो जो हमारी HCl गैस होती थी वो क्या करती थी, कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती थी। तो वही चीज हमको यहां पर लिख देना है कि बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विशेस, बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विशेस, यानी कि कैंडल जो है वो आपकी बुझ जाएगी। तो ये हम लोगों ने कुछ देखे ऑब्जर्वेशन HCl से रिलेटेड। लेकिन अभी आपने देखा कि HCl में हम लोगों ने, जैसे अमोनिया में हम लोगों ने देखा था कुछ ऑब्जर्वेशन लैब प्रिपरेशन पर बेस्ड थे, जो कि लैब विद रेफरेंस टू लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl या अमोनिया, वैसे करके क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं। अब अगर हम आपसे कहें लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl में क्या होता था, आप कहोगे अरे सर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम डाल देते थे सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड जो है उसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है कि कॉन्क H2SO4 मिक्स्ड विद रॉक सॉल्ट। बच्चा सोचता है अरे यार रॉक सॉल्ट क्या होता है, तो कॉन्क H2SO4 विद NaCl मींस evolution of HCl gas which is characterized by pungent choking smell। तो बस वो चीज आप इसमें डाल दो यहां पे कि concentrated H2SO4 is added to rock salt।
रॉक सॉल्ट। और कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम यहां लिख दे रहे हैं कि यही रॉक सॉल्ट आपका NaCl होता है। वो बात अच्छी है कि अगर आपको मालूम है, अगर सिंपल सोडियम क्लोराइड दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पता चला ये चीज नहीं मालूम है तो आप मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन छूट जाए आपका, जो हम नहीं चाहेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि आपने तुरंत दिमाग में दौड़ाया कि अच्छा NaCl प्लस कॉम्प H2SO4 मींस HCl की लैब प्रिपरेशन। तो यानी कि HCl गैस निकल रही है विच इज कैरेक्टराइज बाय पंजेंट चोकिंग स्मेल। आप ध्यान रखना, जब हमने अमोनिया वाले में लिया था तो केवल पंजेंट स्मेल लिया था, यहां पर होता है आपका पंजेंट चोकिंग स्मेल गैस इवॉल्व। यानी कि यहां पर पंजेंट चोकिंग गैस इवॉल्व होगी जो कि आपकी HCl होगी। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे जो कि HCl पर बेस्ड थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे यार अब ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन बचे कहां भाई, उससे हो गया, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का तो इंडिविजुअल हमने बनाया ही है सारे ऑब्जर्वेशन, तो सारे ऑब्जर्वेशन हो गए। लेकिन नहीं, अभी जो है आप देखोगे कुछ ऑब्जर्वेशन आपके, हम अगर कहें कुछ ऑब्जर्वेशन आपके इलेक्ट्रोलिसिस में भी हैं। आप कहोगे अरे सर इलेक्ट्रोलिसिस में कहां से ऑब्जर्वेशन आ गए, उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। हम कहेंगे नहीं यही तो गलती कर रहे हो, है ना। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके भी वीडियो हमने डाले उसमें हमने बीच बीच में मेंशन किए थे। लेकिन अब यहां पर हमने क्या किया कि सारे चैप्टर के ऑब्जर्वेशन कवर किए हैं, तो हम एक बार फिर से उन सबको आपको रिवाइज कराएंगे। तो अब यहां पर पहला क्वेश्चन आ गया आपका कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ऑब्जर्वेशन बताना है व्हेन molten lead bromide is electrolyzed। अब आप यहां पर देखो, यहां पर एक छोटी सी गलती होती है। यह क्वेश्चन दो तरह से आता है। उन्होंने आपसे कहा कि ऑब्जर्वेशन एट एनोड when molten lead bromide is electrolyzed, observation at cathode when molten lead bromide is electrolyte। लेकिन यहां पर इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ है, नीदर एनोड नॉर कैथोड। तो आपको यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका, हम लोगों ने काटा है इसको, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हम एनोड और कैथोड दोनों के ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो यहां पर ये चीज थोड़ी वो है, टिपिकल सी है, तो हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखते हैं। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, अब देखो भाई मॉल्टन लेड ब्रोमाइड जब आपने किया था तो आपने देखा था इधर एनोड था कैथोड था, एनोड पर ब्रोमीन गई थी और कैथोड पर लेड गया था। ब्रोमीन का ऑब्जर्वेशन ब्राउन वेपर्स, लेड का ऑब्जर्वेशन सिल्वरी, लेकिन वो सिल्वरी ग्रे मेटल, लेकिन वो आपको एनोड और कैथोड पर्टिकुलर मेंशन करने पड़ेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे यहां पे कि एट एनोड, एट कैथोड, पहले तो दोनों लिख लोगे। अब एनोड पर क्या था, एनोड पॉजिटिव वाला था जिसपे ब्रोमीन जाएगी, तो यहां पर क्या होगा, ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन गैस, और यहां क्या होगा आपका सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिटेड। तो यहां पर क्या हो गया आपका, एनोड पर ब्राउन वेपर्स हो गए और यहां पे सिल्वरी ग्रे मेटल हो गया आपका। ये पहला ऑब्जर्वेशन है आपका इलेक्ट्रोलिसिस का। अब इलेक्ट्रोलिसिस के ज्यादातर आपके ऑब्जर्वेशन सारे वही कंपाउंड वाले टेबल से ही हैं। तो अब हम जरा कंपाउंड वाले टेबल में, कंपाउंड वाली कैटेगरी में दूसरे उसमें आते हैं, जहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अब हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कहोगे सर देखिए एनोड पे ऑक्सीजन आती है, कैथोड पे हाइड्रोजन जाती है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस आएगा। हम कहेंगे नहीं, यही चीज हमने जब अपने वीडियो में कवर करी थी कितना ज्यादा एम्फेसाइज किया था कि वहां पर जब आप उस पूरे डायग्राम में एनोड और कैथोड के अंदर वाटर का लेवल देखोगे तो आप देखोगे वाटर का लेवल जो है वो एक में नीचे है एक में ऊपर है, जो आपको विजिबल दिखाई देगा। ब्रिस्क एफर्वेसेंस उतना क्लियरली नहीं दिखाई देंगे। तो सॉरी, तो यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो एनोड पर ऑक्सीजन थी जो कि 1 वॉल्यूम थी, तो उसका लेवल जो है कम होगा और उसका लेवल ज्यादा होगा और उसका लेवल कम होगा। तो यहां पर क्या होगा आपका कि लेवल ऑफ, ये हमारा इसका आंसर हुआ।
ये इसका आंसर या सॉल्यूशन हुआ कि क्या होगा आपका कि लेवल ऑफ वाटर एट एनोड पर ऑक्सीजन गई थी जो कि 1 वॉल्यूम थी इज, तो 1 वॉल्यूम कम जगह लेगा तो वाटर ज्यादा ऊपर तक चढ़ेगा, तो हायर देन वाटर लेवल एट कैथोड। ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें गलती होती है, तो हम यहां पर, वहां भी हमने लिखा था, यहां भी हम लिख दे रहे हैं कि रिमेंबर, इस पॉइंट को आप रिमेंबर रखना जब हम लोग एसिडिफाइड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर की बात करेंगे। अब तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए होगी क्योंकि हम अब कॉपर सल्फेट लेने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस में भी देखा था कि हम लोगों ने कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस एक्टिव इलेक्ट्रोड के संग भी कराई थी और इनर्ट इलेक्ट्रोड के संग भी कराई थी, और दोनों में ऑब्जर्वेशन एनोड और कैथोड के डिफरेंट थे। तो हम यहां पर लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोगों का क्या हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग। अब यहां पे वही चीज आ गई कि जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस के ऑब्जर्वेशन हम बता रहे हैं वो एनोड और कैथोड पर इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम यहां पे एक संग बता रहे हैं, जिसका पूछा जाए उसका आप लिख देना, इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आप यहां पर एक चीज ध्यान दो, कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कि ये हमारा है एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में हमने कई बार ये चीज रिपीट करी थी कि आप किसी भी क्वेश्चन में देखना, किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस में देखना कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज हुआ है तो एनोड डिमिनिशेस इन मास एंड कैथोड गेन्स मास। ये आप लिख देना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भूल जा रहे हो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ये लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहां पर क्या होगा आपका कि एनोड डिमिनिशेस इन मास एंड कैथोड gains in mass। अब आप देखो कैथोड पर, यहां पर क्या था, हम लोगों ने वो बनाया था, यहां एनोड लिया था हम लोगों ने, यहां कैथोड लिया था। अब कैथोड पर हमारा कॉपर का आयन, कॉपर के मेटल हमको मिल रहे थे, Cu एज अ प्रोडक्ट मिल रहा था। तो हम यहां पर कैथोड में अपना दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, कॉपर मिल रहा है, कॉपर के लिए हमने हमेशा कहा है आपसे कि आप लिख देना पिंक मेटल कॉपर डिपॉजिटेड। ध्यान रखना बेटा, हम पे भरोसा रखना, पिंक मेटल पे कभी कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। तो ये हो गया। अब इसी कंटिन्यूएशन में अगर हम यहां आते हैं, अब इस पर भी हम आपसे कहेंगे कि पहले लिख देते हैं रिमेंबर। अब क्यों, वो अभी आप देखो क्यों होता है ऐसा, रिमेंबर। अब यहां पर क्या था कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अब ग्रेफाइट आपको मालूम है कि आपका ग्रेफाइट जो है वो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब इसका हम लोग डायग्राम बनाते थे एनोड पर यहां होता था ग्रेफाइट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो होता क्या था वहां पे, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो एनोड पे कोई प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा। तो सोचो, तो यहां पर हम लोग का नो डाउट कॉपर जा रहा है कैथोड पर, तो पिंक मेटल कॉपर तो कैथोड पे मिलेगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इसमें आप दो ऑब्जर्वेशन बताइए, तब आप क्या करोगे? तो आप ध्यान दो, हम लोगों ने यहां पर जब चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमने आपसे कहा था कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें आप कैथोड एनोड कुछ मत लिखना। तो ब्लू कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फेड्स, ये आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो यहां पर
कैथोड पर तो हमारा पिंक मेटल जा रहा, सेम होगा, तो यहां क्या होगा आपका कैथोड गेन्स इन मास, गेन्स इन मास, क्योंकि वहां पे डिपॉजिट होगा, तो आप ये भी लिख सकते हो, या आपका क्या होगा पिंक मेटल कॉपर डिपॉजिटेड, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी आपकी, हम इसीलिए इसको रेड से लिख दे रहे हैं, दूसरी चीज क्या होगी कि ब्लू कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या आप लिख सकते हो कॉपर सल्फेट फेड्स, ब्लू कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या कॉपर सल्फेट फेड्स। ये चीज बेटा आप ध्यान रखना, क्योंकि इस पे नंबर कट जाते हैं। बच्चा सोचता है कि अरे यार इसमें तो एनोड और कैथोड में से केवल कैथोड पे ऑब्जर्वेशन होता है, एनोड में कुछ होता ही नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एनोड पे ऑब्जर्वेशन ना होके इलेक्ट्रोलाइट में ऑब्जर्वेशन होता है, और वो क्या होता है कि ब्लू कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या कॉपर सल्फेट फेड्स। तो ये हम लोग के कुछ ऑब्जर्वेशन हो गए आपके इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड। अब यहां पर क्या होता है कि अभी जैसे हमने कहा कि कहीं पर भी आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे एनोड डिमिनिशेस इन मास एंड कैथोड गेन्स मास। और हम लोगों ने देखा था कि वेदर इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, हमेशा हम लोग एक एक्टिव इलेक्ट्रोड को लेकर ही रिफाइनिंग करते थे, और जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तब भी हम कोई ना कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो ये हम कोई वैसे क्वेश्चन ना बना के एक नोट टाइप से लिख दे रहे हैं कि क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन भी कंफ्यूजन होता है। कहीं कहीं पे आप स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट थिंकिंग सोच लो आप कि यहां पर क्या होगा कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग भाई ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन के इसको एज अ रूल समझ लो कि एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब आप ध्यान दो, यहां पर हम लिख रहे हैं ऑलवेज, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए। हमेशा क्या होगा आपके कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई देंगे, आप सिंपल सा क्या लिखोगे कि एनोड diminishes in mass and cathode gains in mass। बस ये चीज आप ध्यान रखना, इसलिए हमने ऑलवेज थोड़ा बड़ा सा लिख दिया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में आपका एनोड हमेशा मास में डिमिनिश होगा, कैथोड हमेशा मास को गेन करेगा। तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रोलिसिस से। अब अगर हम आपसे कहें कि बेटा ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके एसिड बेस सॉल्ट में भी है, आप कहोगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन एसिड बेस सॉल्ट में कहां से हो गए। हम कहेंगे क्यों भाई आपने एसिड बेस सॉल्ट में पीएच पढ़ा। आप कहोगे अरे हाँ सर पीएच में तो कलर चेंज होता है। हमने कहा यस, हमने छोड़ा कुछ नहीं है, सारी चीजें हमने जो है आपकी वो कर ली हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि चैप्टर तो हम लोग का एसिड बेस सॉल्ट है, एसिड बेस सॉल्ट, लेकिन उसमें से जो ऑब्जर्वेशन होता है वो आपका आता है इंडिकेटर्स में से। और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है बस, जिसको हमने एक ही क्वेश्चन बना दिया है, जिसमें से अलग अलग पार्ट में कभी 1 कभी 2 करके जो है 1 नंबर का या 2 नंबर का वो बोर्ड में पूछा जाता है एग्जाम में। और वो क्या है कि क्वेश्चन है आपका स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन। अब चैप्टर हम लोग का एसिड बेस सॉल्ट है, इंडिकेटर क्या करते हैं, एसिड बेस या सॉल्ट बताते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है। ऑब्जर्वेशन व्हेन स्टेट द कलर चेंज, अब कलर चेंज आ गया मींस इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। स्टेट द कलर चेंज व्हेन एसिड इज इंट्रोड्यूस्ड। पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत सिंपल है, पार्ट 3।
अब आप ध्यान से यहां पर वो देखना कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे कि एल्कलाइन, जब आप फिनैप्थलीन देखोगे तो उसमें एल्कलाइन अलग दिया हुआ है मीडियम और फिनैप्थलीन अलग दिया हुआ है। एल्कलाइन सॉरी फिनैप्थलीन सॉल्यूशन। सेकंड आपका दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड तो आपका मालूम ही है आपको कि न्यूट्रल लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अब देखो यहां पर क्या होगा, सिंपल सा टर्न्स कलरलेस, फिनैप्थलीन आपका कलरलेस हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स पिंक, और थर्ड जो न्यूट्रल लिटमस पेपर है तो इस पे कुछ वो होगा नहीं, तो वो जैसा आपका ओरिजिनल था रेड तो वो रेड ही रहेगा। तो ये हम लोगों के कुछ ऑब्जर्वेशन, कोशिश तो हमने करी है कि सारे चैप्टर में से, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री हमने इंडिविजुअल बना दिया था तो उनके ऑब्जर्वेशन यहां ऐड करते तो वो और लंबा हो जाता, तो वो चीज ठीक नहीं है, बार बार एक ही चीज को वो करो। तो यहां पर हमने क्या किया कि चैप्टर वाइज सारे ऑब्जर्वेशन आपके हमने कवर कर लिए, तो उम्मीद है भाई कवर सारे हो गए होंगे। तो अब मेरा काम तो कंप्लीट, अब आपका काम बचा है, इसको खूब अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो मैसेज के थ्रू हमें आप बोलो, बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो वो तो आप कर रहे हो, करते रहोगे, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे हम लोग, टिल देन बाय बाय।